हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग फिजिक्स का 30 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। इसके जहाँ सर का है चुनिंदा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होती है, तो 1 का हो जाएगा ए, यानी 10 के पावर -6 के बराबर होती है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -6 होता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसे ही प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है, तो 2 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है प्रतिबल का इकाई हो जाता है। 2 का हो जाएगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन करता है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है, तो बल और उत्क्षेप बल, यानी 3 का हो जाएगा बी, बल और उत्क्षेप बल का भौतिक राशियों की इकाई एक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना हो जाता है, तो एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू जो होता है 4 का हो जाएगा ए, यानी 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के द्वारा सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए भौतिक राशि और उसके मात्रक को मिलाना है। तो 1, 2 इसमें याद रहेगा तो आपका काम हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बल का क्या होता है, तो न्यूटन होता है। जाहिर सी बात है, सब कोई जानता है बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे बी का 4 और जो होती है सी का 1, ये दो ही एक ही में दिया हुआ है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेडियन। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा डी, यानी 1/10 के पावर 9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्योति कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। 8 का हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कैंडेला होता है, याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेग का मात्रक क्या होता है, यानी इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट सी हो जाएगा, यानी न्यूटन सेकंड हो जाएगा, एनएस जिसको कह सकते हैं हम लोग, एनएस। ठीक है, आवेग का मात्रक होता है। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है, तो कोई इकाई किसकी नहीं है, 10 का हो जाए बी, जहाँ सापेक्ष लगा रहता है उसका कोई इकाई नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राशियाँ सदिश से, यानी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही है, तो वेक्टर ए को देखेंगे कार्य ऊर्जा बल, कार्य जो है ये अदिश है, यहाँ गलत हो गया। बी का देखेंगे चाल त्वरण वेग, तो चाल यहाँ पे अदिश है, बी भी गया। वेग त्वरण बल, ये तीनों सही है। ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दो राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि कैसी होती है, ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डालता है, तो ए या बी, यानी सदिश या अदिश दोनों हो सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 30 नंबर को समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः किन परिणामों की गणना करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के नियम 13 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, यानी जो है दो बल की गणना करने के लिए समांतर चतुर्भुज का बल के नियम जो होती है हम लोग मूलतः लेते हैं, तो 13 का क्या करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सदिश राशि इतना 3i 4k और y अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणाम के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 20 न्यूटन हो सकता है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बल 2i + 3j + 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिणाम क्या होगा। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 7 मात्रक हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। दो सदिश राशियाँ, इसमें 4i 7j और तथा 2i और 3j जोड़े जाते हैं, तो इन सदिश राशियों का योग का परिणाम क्या हो जाएगा। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, √136 हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा का मान दोनों नियत हो, तो वेग समरूप हो जाता है। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड के द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है,
19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा सी, यानी गिरने के समय का वर्ग के। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 केजी के वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न में कैसा होगा, तो 20 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। निकाल लेंगे, 5 बटे 40, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 21 का यदि वेग और समय का ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु नियत वेग से चल रही है, यानी पैरेलल है किसके, तो समय के पैरेलल है, यानी नियत वेग से चल रही है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है, यानी जीरो एक्सेलरेशन चाहिए। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी बी सी जो भाग दिया हुआ है ये जीरो एक्सेलरेशन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी वेग जो होती है चाल की मात्रा की जो है इसकी गति की निर्दिष्ट करती है, 23 का सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग 23 यानी 23 क्वेश्चन को देख लिया, आगे की तरफ देखेंगे। एक बार आप लोग आंसर की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 के लिए हम लोग किसे मानेंगे करेक्ट आंसर, तो ए हो जाएगा, यानी वेग को माना जाता है, ठीक है। किसको मानेंगे, वेग को। ... 25 का है ... का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति को संदर्भित में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा सी, यानी दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें चाहिए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है यानी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 0 हो जाता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर जो है फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी वस्तु की वास्तविक विस्थापन 0 हो जाती है। जो वास्तविक विस्थापन होगी वो एक्चुअल विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इससे में कहा जाता है, कैसा कहा जाता है। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी असमान गति कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के किसके समानुपाती, यानी 29 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा डी, यानी टी के पावर 3/2 होना चाहिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेम के संदर्भित में जो समय के फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी वेग कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले ग्राफ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समय वेग समय ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग 31 क्वेश्चन को टोटल देख लिया, ठीक है दोस्तों। आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।